हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साधना और मनोज दोनों एक छोटे से हरिपुर नाम के गांव में अपना एक ढाबा चलाते थे और उनका ढाबा भी काफी पुराना था। कई लोग वहां आते थे। गर्मी का मौसम आ जाता है और अब बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इस वजह से उनका ढाबा अब अच्छा नहीं चल रहा था। ये देखकर मनोज अपनी पत्नी साधना से कहता है, लगता है आज भी हमारा खाना फेंका ही जाएगा। जब रोज इतना इतना खाना फेंका जाता है तो बहुत बुरा लग रहा है। इस गर्मी में तो और भी हाल बुरा हो गया है हमारा। वही तो, अब तो ग्राहक ही नहीं आते हैं। इतना पुराना ढाबा है हमारा, लोगों को यहाँ का खाना भी पसंद है, लेकिन फिर भी अब हमारे ढाबे में इतना सन्नाटा है। कोई बात नहीं है, वक्त ही चोट देता है तो वक्त ही सबसे बड़ा मरहम होता है। साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन गर्मियाँ आते ही हमारे पैसे जमा किए हुए भी सब खत्म हो जाते हैं। गरीब का ढाबा है जो और गरीबी में जा रहा है। अब इस सड़ी गर्मी में लोग घर से ही नहीं निकलना पसंद करते हैं, तो हमारे ढाबे में कैसे खाना खा पाएंगे। काम न चलने की वजह से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब भी हार नहीं मानते हैं। शाम का समय होता है और दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे पता चलता है कि उनके बेटे अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों भागकर गांव के बाहर के हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो है ना। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ही हमारे जीने का आखिरी सहारा है, वो ठीक तो है ना। देखिए, आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक तो है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों है, बताइए ना। हमारा बेटा ठीक तो है ना? अगर उसे कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। बोलिए ना, वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से आपके बेटे की आंख की रोशनी चली गई है। अगर आपको अपने बेटे की आंखों की रोशनी चाहिए तो उसके लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज के लिए आपके काफी पैसे लगेंगे। आप बता दीजिए क्या करना है। क्या करना है? अरे, हमारे बेटे की आंख की रोशनी चली गई है और आप वो रोशनी ला सकते हो तो ले आइए ना, हम पैसों का इंतजाम कर देंगे। दोनों घर आते हैं और यहाँ वहाँ से काफी कर्जा लेते हैं, लेकिन पूरे पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी साधना कहती है, सुनिए जी, हमारे लिए सबसे जरूरी हमारा बेटा। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया अभी तक, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपना ढाबा बेच देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, ढाबा तो दोबारा बन ही जाएगा, लेकिन हमारा बेटा तो दोबारा नहीं आ पाएगा ना। और घर ढाबा ही हमारे लिए आखिरी रास्ता है। तो ठीक है, मैं अभी जाकर बात करता हूँ और ढाबा बेच देता हूँ। ठीक है, आप जाइए और ढाबा को बेचकर पैसे ले आइए। अब तक मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हमारा बेटा वहाँ अकेला होगा। पैसों का इंतजाम हो जाता है और उन दोनों के बेटे की आंख की रोशनी वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उनका बेटा घर आ जाता है। घर आने के बाद धीरे धीरे हालात में सुधार आ रहा था, लेकिन अब साधना और मनोज दोनों के पास कोई काम नहीं था। अब तो हमारा ढाबा भी नहीं है हमारे पास। हमें कुछ तो करना होगा ना। हमारे बेटे के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। मैं खुद इतने दिनों से घर पर रह रहकर यही सोचता रहता हूँ कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या काम करें। हमारी कमाई का एक लौता ढाबा सहारा था, अब तो वो भी चला गया। अब इस बुढ़ापे में हमारा बच्चा ही हमारा सहारा है, लेकिन बच्चे को पैर पर खड़े होने के लिए हमें अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम लोग अचानक से एक नया ढाबा तो खड़ा नहीं कर सकते। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि कहीं किराए पर ही ढाबा खोल ले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? दोनों काफी उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद साधना और मनोज दोनों जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जा रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है। जंगल में इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? चलो चलकर एक बार देखते हैं। लेकिन उस खाली घर से हमें क्या लेना देना है? अरे तुम चलो तो मेरे साथ। भगवान ने रास्ते में खाली घर दिखाया है, क्या पता ये हमारे लिए कोई रास्ता ही हो। दोनों उस घर में जाते तो देखते हैं कि वो पूरा खाली होता है। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, आप लोगों का ही है क्या ये घर? लग तो नहीं रहा कि ये आपका ही घर है। इतने समय से खाली था। आप यहाँ क्या करने आए हो? आप यहीं कहीं रहते हो क्या? हाँ, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। काफी समय से देख रहा हूँ ना,
यहाँ कोई आता है न कोई जाता है, खाली ही पड़ा रहता है बस। एसी भी है काफी, गर्मी में गर्मी का एहसास भी नहीं होता है यहाँ तो, लेकिन अभी एसी ठीक नहीं है। एसी? यहाँ एसी भी है? आपको एसी ठीक करनी आती है? हाँ बिल्कुल, मुझे ये सब काम आते हैं। अगर आपको एसी ठीक करवाने हो तो बताओ, अभी कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है, फिर आप ये सारे एसी ठीक कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे जो भी बनते होंगे आपके। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, अभी बस देखो। वो लोग एसी ठीक करवाते हैं और उसके बाद घर की साफ सफाई करने लगते हैं। साफ सफाई करने के बाद अब दोनों पति पत्नी अपना ढाबा वहाँ खोल लेते हैं। गर्मी के कारण हमारे पहले वाले ढाबे में तो कोई आता ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो एसी है, यहाँ तो अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे कोई गलत इरादे तो है नहीं, और भगवान है ना, वो हमें ऊपर से देख रहा है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो भगवान सजा दे देंगे, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल भी जरूर देंगे। हमारे एक नए ढाबे को खोल लिया है हमने, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे नए ढाबे में लोग आएंगे? ये तो गांव से बाहर जंगल में है, यहाँ कौन आएगा? गांव से बाहर है, जंगल में है, लेकिन एसी वाला ढाबा तो गांव में पहली बार ही खुला है ना, और लोगों को हमारा एसी ढाबा पसंद आएगा। दोनों एसी ढाबे में भी काफी मेहनत करते हैं, किसी बात का कोई घमंड नहीं करते। धीरे धीरे एसी ढाबा वापस से गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। लोगों का अब वहां आना जाना लगा रहता है। काम भी अच्छा चल रहा था, खासकर आने की वजह एसी ही होती है। लेकिन उन गरीब पति पत्नी की तरक्की देखकर दूसरे ढाबे का आदमी भैरव बहुत जल रहा था। इतनी मुश्किल से इन दोनों का ये ढाबा मैंने हथिया लिया था। अब यहाँ मैंने अपने पैर जमाए ही थे कि अब इन दोनों ने अपना वहाँ एक एसी ढाबा शुरू कर दिया। अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं अपना काम कब शुरू करूंगा? बहुत हो गया पति पत्नी का नाटक, अब ना रहेगा एसी और ना रहेगा एसी ढाबा। भैरव को इतनी ज्यादा जलन होती है कि अब वो रात के अंधेरे में उनके ढाबे पर जाता है और ढाबे की सारी एसी निकाल कर जुराने लगता है। तभी मनोज की आंख खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है मेरे ढाबे में? मुझे कुछ ही करना पड़ेगा। मनोज धीरे से झांकता है तो उसे भैरव एसी चोरी करता हुआ दिखता है और वो अपना डब्बा फोन उठाता है और तुरंत वहाँ पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस भैरव को गिरफ्तार कर लेती है और पति पत्नी का एसी ढाबा अच्छा चलने लगता है। रूही एक अमीर बाप की बेटी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके पिता का देहांत हो जाता है और पिता के देहांत के बाद धीरे धीरे रूही के पास जो कुछ भी था वो सब चला गया था और अब रूही अपनी माँ अनीता के साथ एक छोटे से घर में आ जाती है। अनीता की अब तबीयत खराब होने लगती है। रूही बेटा, माफ कर देना, तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। ऊपर से मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे आपसे ही तो मेरा सब कुछ है। पिताजी तो वैसे भी हमें छोड़कर चले गए, अब मेरे पास आपके अलावा बचा ही क्या है? अब आप भी ऐसी बातें करके मेरा दिल तो मत दुखाओ ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, फिर आगे क्या क्या होगा? माँ, मैं हूं ना, सब हो जाएगा, आप बस चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी चिंता चिता के बराबर होती है। रूही अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन रूही भी खुद बहुत परेशान थी। वो अपनी माँ से दूर थोड़ा अकेले में बैठकर खुद से बात करते हुए कहती है, मैं क्या करूं? माँ को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं करूंगी क्या और कैसे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1-2 दिनों तक रूही काफी सोचती है और फिर बाद में अपनी माँ के पास जाएगी और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्यों ना नई शुरुआत करें? नई शुरुआत? कैसे नई शुरुआत? रूही, तू क्या कह रही है? माँ, मैं ये ही कह रही हूँ, पापा ने भी तो अपना काम 0 से ही शुरू किया था ना। हम भी खाना बनाकर बेचते हैं ना। अगर लोगों को पसंद आने लगा तो हम ढाबा खोल लेंगे।
ढाबे के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी तो पूरी कर सकती हूँ ना। हाँ, तू सही कह रही है। जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें कौन सी हार से डर लग रहा है। अब से हम खाना ही बेचते हैं। दोनों माँ बेटी अब लोगों को खाना बेचने लगी थी। लोगों को उनका बनाया हुआ खाना काफी पसंद भी आ रहा था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों बाद एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेते हैं। साथ ही रूही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। कुछ दिनों बाद रूही के ढाबे में विनोद नाम का एक आदमी आता है और वो वहाँ की खास सब्जी मटर पनीर ही खाता है। हाय हाय भाई साहब, क्या कमाल सब्जी बनाई है। आपके यहाँ कोई प्रोफेशनल शेफ है क्या? नहीं, हमारे ढाबे में तो मैं और माँ ही हैं। हम दोनों ही सब काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं और सब्जियां भी हम ही लेकर आते हैं। वाह 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 वाह, स्वाद तो बहुत ही उम्दा है। सच में खाकर मजा आ गया। यहाँ भूखे की भूख ही नहीं मिटती, बल्कि जिसको स्वाद चाहिए हो वो भी मिलता है। जी शुक्रिया। मेरे लिए अपने ढाबे की हर सब्जी ले आओ। अरे मटर पनीर इतना अच्छा है तो बाकी सब सब्जी के साथ ना इंसाफी क्यों करे? हाँ उन्हें भी तो चखने का मौका मिलना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। विनोद को गरीब ढाबे वाली के यहाँ का हर खाना काफी अच्छा लगता है और वो काफी तारीफ भी करता है। माँ बेटी का ढाबा अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद रूही अपने साथ अपनी सहेली मीनू को अपने ढाबे पर लेकर आती है। मीनू ढाबा देखकर बोलती है, ये तो वही ढाबा है। यहाँ के खाने की तारीफ मैंने काफी ज्यादा सुनी थी। हाँ, ये ढाबा मैं और मेरी माँ चलाते हैं और इन सब की वजह से ही मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। रूही, तुम मेरी दोस्त हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे और तुम्हारी माँ से कुछ सीखूं, इसीलिए मैं तुम्हारे ढाबे में रोज आ सकती हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने की बात है। तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाना, इसे अपना ही ढाबा समझो। मीनू अब हर रोज ढाबा आने लगती है। एक दिन ढाबे पर काफी लोग आए थे और ढाबे पर भीड़ देखकर खुद से कहती है, ये रूही क्या कर रही है अपने ढाबे में ऐसा, जो यहाँ भीड़ आती ही जा रही है। तभी कॉलेज में इसका इतना नाम है, सब बच्चे इसकी इतनी तारीफ करते हैं। मैं भी देखती हूँ इस रूही का नाम ज्यादा दिनों तक कैसे रह सकता है। मीनू तुरंत रसोई घर जाती है जहाँ अनीता खाना बना रही थी। अरे मीनू बेटा, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं था। वो तो मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि आपको रूही बाहर बुला रही थी। ये रूही भी ना, अब मैं यहाँ खाना बनाऊं या रूही को देखूं? कोई बात नहीं आंटी जी, आप देख लीजिए कि रूही क्यों बुला रही है आपको, तब तक मैं यहाँ देख लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अनीता जैसे ही बाहर जाती है तुरंत मीनू सब्जी में काफी नमक मिला देती है। रूही अरुण नाम के एक ग्राहक को छोले की सब्जी और चावल देती है। जैसे ही अरुण छोले चावल खाता है तो उसे नमक काफी तेज लगता है। ये क्या है, इतना नमक? अरे मुझे छोले की सब्जी चाहिए थी, ना कि नमक की। क्या नमक ज्यादा है? नमक ज्यादा कैसे हो गया? माफ करना सर, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। रूही वो छोले अपनी माँ के पास लेकर जाती है और बोलती है, माँ इसमें नमक ज्यादा हो गया है, गुस्सा कर रहे हैं ग्राहक। मैंने तो बिल्कुल सही नाप तोल के डाला था नमक, फिर ये ज्यादा कैसे हो गया? रुक, मैं अभी थोड़ी दही मिला देती हूँ, नमक ठीक हो जाएगा। अनीता दही मिला देती है और फिर छोले का स्वाद ठीक हो जाता है। लेकिन अब भी मीनू मानती नहीं है और कई बार ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार मुंह की ही खाती है। मीनू एक दिन पीछे के दरवाजे से चुपके से रसोई में जाती है और खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला देती है। बहुत हो गया इन माँ बेटी का नाटक। अब तक मेरी हर चाल नाकामयाब रही, लेकिन अब नहीं, अब इन दोनों को ऐसे मार पड़ेगी कि याद रखेंगे दोनों। खाने में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर मीनू चली जाती है, लेकिन एक भी ग्राहक बेहोश तक नहीं होता है। और ये बात जब मीनू को पता चलती है तो वो तुरंत वापस ढाबे में आती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खाने में अपने हाथों से जहर मिलाया था, फिर भी किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? अब क्या करा है तुम लोगों ने? किया हमने तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार तुम पकड़ी ही गई। पकड़ी ही गई? क्या मतलब है तुम्हारा पकड़ी ही गई से? हमारे ढाबे में कई दिनों से रोज गड़बड़ हो रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी पर कोई शक था। लेकिन आज जब तुमने पीछे के दरवाजे से हमारे ढाबे के रसोई घर में घुसी हो ना, तो हमने तुम्हें देख लिया था।
और हम तब इसलिए चुप थे ताकि सच तुम खुद अपने मुंह से बोलो, और देखो सच तुमने आखिरकार बोल ही दिया ना। कौन सा सच? ये सच नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो पुलिस को भी पता चल गया है, क्योंकि यहाँ खड़े सादे कपड़े में लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं। तुमने हमारा काम खराब करने की जितनी कोशिश की है ना, अगर उतनी ही कोशिश अपना काम बनाने में कर लेती तो शायद आज तुम्हारा भी काम बन जाता। मीनू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गरीब ढाबे वाली के रास्ते में कई अड़चने आई, लेकिन दोनों माँ बेटी ने सभी अड़चनों को बखूबी पार किया और सफल भी रही। संगीता को अमर अपनी पसंद से घर में शादी करके लाया था, लेकिन संगीता को घर का कोई भी सदस्य पसंद नहीं करता। एक दिन संगीता अपनी सास नीलम के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज खाना क्या बनाऊं? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे 56 भोग बनाना आता होगा। तू जहां से आई है ना, वहां 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा तुम लोगों को तो। हाँ। माँ जी, आप बार बार मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लेकर आती हैं? उनकी क्या गलती है? शादी करके तो मैं आई हूं ना यहाँ पर। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए ना, उन्हें कह के आपको क्या मिलेगा? तुझे कह के भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अरे घर में बस बहू ही नहीं आती है, बहू के साथ और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो और बहुत कुछ तो तू लाई नहीं है ना? माँ जी, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा क्यों करती हो जैसे पता नहीं क्या कमी हो? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब तू अपने साथ एक फटी साड़ी भी नहीं लाई है तो तेरी यहाँ जुबान भी क्यों खुल रही है? शर्म नाम की चीज तो है नहीं तेरे में, है? और ना ही तेरे घर वालों में। बेटी को खाली हाथ ही विदा कर दिया। माफ कर दो माँ जी, आप बता दीजिए खाना क्या बनाना है। हमें तो तेरे हाथ का खाना भी खाने का मन नहीं करता, जा यहाँ से। अपनी सास की बात सुनकर संगीता को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में चली जाती है और रोने लगती है। संगीता, तुझे रोना नहीं है। माँ जी अभी गुस्से में है, उन्होंने अगर गुस्से में कुछ बोल दिया तो कोई मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुझे तो कोशिश करनी चाहिए माँ जी का दिल जीतने की। मैं आज माँ जी के लिए आलू प्याज के पराठे बनाऊंगी। संगीता आलू प्याज के पराठे बनाने लगती है। पराठे की खुशबू से संगीता की जेठानी माधुरी रसोई में जा रही होती है, लेकिन तभी उसे नीलम हॉल में दिख जाती है। अरे माँ जी, आप तो यहाँ हो, फिर इतनी अच्छी खुशबू अरे कहाँ से आ रही है रसोई में? कौन है? कुछ अच्छा बन रहा है क्या? अरे मुझे नहीं पता, चल जरा देखते हैं कि क्या बन रहा है रसोई में। नीलम और माधुरी दोनों रसोई में जाते हैं। अरे माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ, मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। संगीता टेबल पर खाना लगा देती है। माधुरी का पति महेश, माधुरी, संगीता का पति विनय, सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सब खाना खाते हैं। विनय को आलू प्याज के पराठे काफी अच्छे लगते हैं और वो बोलता है, अरे वाह संगीता, आलू प्याज के पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। माँ, आपको कैसे लग रहे हैं ये पराठे? अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन बोल दिया कि अच्छे लग रहे हैं तो ये गरीब भिखारन मेरे सर पर चढ़ेगी। माँ बताओ ना। अच्छा आप छोड़ो, भाभी आप बताओ कैसे हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे गरीब लोगों को तो खाना बनाना सिखाया जाता है, ठीक ही है, इतने भी कुछ खास नहीं है। पराठे अच्छे तो काफी बने थे, लेकिन घर में कोई भी नहीं तारीफ करता है सिवाय विनय के। सब लोग संगीता से चिढ़ते थे। एक दिन माधुरी अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि संगीता के हाथ के प्याज के पराठे खाने का। मैं नहीं बोल सकती उसे, आप बोलो ना बनाने को। तू क्या पागल हो गई है? मैं और उसे बोलूं? अरे उसको अगर ये पता चला कि हमने उसके बनाए आलू प्याज के पराठे अच्छे लगे, हमने उसकी तारीफ कर दी, तब तो वो हमारे सर पर चढ़कर नाच करेगी। रुको बुलाते हैं, और किसी बहाने से तो बनवा ही लेंगे। माधुरी तुरंत संगीता को बुलाती है। क्या हुआ दीदी, आपने बुलाया? कुछ काम था? तुम आज आलू प्याज के पराठे बना लो, शायद मेरे कुछ दोस्त आएंगे, उन्हें प्याज के पराठे अच्छे लगते हैं, और जिस होटल से मैं मंगवाती हूँ वो बंद हो चुका है, इसलिए तुम ही बना दो। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। संगीता काफी सारे आलू प्याज के पराठे बना देती है, जिसे नीलम और माधुरी बड़े चाव से खाते हैं। तभी संगीता कहती है, दीदी आप तो कह रही थी कि आपके कुछ दोस्त आएंगे, अब तो काफी देर हो गई है, कब तक आएंगी? आलू प्याज के पराठे काफी सारे हैं। एक काम करो, मुझसे बाहर फेंक दो, मेरे दोस्तों का आना कैंसिल हो गया है।
संगीता उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है और तभी विनय आता है और बोलता है। क्या हुआ संगीता, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? माधुरी दीदी ने मुझसे कहा कि मैं आलू प्याज के पराठे बना दूं। मैंने बहुत दिल से आलू प्याज के पराठे भी बनाए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों का आना मना हो गया, तो वो सब फेंक दो। मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। कोई बात नहीं संगीता, तुम माँ और भाभी के बर्ताव को अपने दिल से मत लगाओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। विनय हमेशा ही संगीता का साथ देता था। कुछ दिनों बाद महेश और विनय दोनों ही बहुत परेशान घर आते हैं। उन दोनों को परेशान देखकर नीलम कहती है। क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे हमारे मुंशी जी का फोन आया था, वहां क्या हुआ? माँ, हमारा पूरा कारोबार डूब गया, बल्कि अब तो हम लोगों पर कर्जा भी हो गया है। शायद अब हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा। क्या ये घर बेचना पड़ेगा? लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा घर है, ये अगर बेच दिया तो हमारा क्या होगा? भाभी, हमारे इस समय हालात ऐसे चल रहे हैं कि घर तो बिकना ही है। सब कुछ खत्म हो गया अब हमारा। एक ही रात में संगीता का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और अब वो लोग इतने बड़े घर से एक छोटे से घर में आ जाते हैं। खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देखकर एक सुबह संगीता आलू प्याज के पराठे बना रही होती है और उसे देखकर नीलम कहेगी। बहू, हमारे यहाँ खाने के लाले लगे हैं और तू आलू प्याज के पराठे बना रही है। तेरे ही पैर पड़ने के बाद हमारे ये दिन आए कि हम सड़क पर आ गए, लेकिन अब भी तुझे शर्म नहीं आ रही है ना? माँ जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हम सबके लिए ही कर रही हूँ। मुझसे भी आप लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और अब बोल रही है ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मन ही मन तो खुश हो रही होगी ना? नीलम अब भी संगीता को काफी कोसती है, लेकिन संगीता हार नहीं मानती है और अब वो नुक्कड़ पर आलू प्याज का ठेला लगाने लग जाती है। थोड़ी बहुत अब संगीता की कमाई भी होने लग गई थी। घर का खर्च अब संगीता ही उठा रही थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद संगीता घर में एक गद्दा रखवा रही होती है और फिर अपनी सास से कहती है। माँ जी, मुझे पता है आपको जमीन पर सोने में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैंने आलू प्याज के पराठे बेचकर आपके लिए ये गद्दा खरीदा है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तूने कभी भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। हमारे इतने बुरे दिन आ गए, लेकिन आज जो हम 2 रोटी खा रहे हैं वो सब तेरी वजह से। और इतनी मुश्किलों में भी तूने मेरे बारे में ही सोचा। आप मेरी सास नहीं माँ हो और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। देखा माँ, आप हमेशा संगीता को नीचे दिखाती थी ना, लेकिन आज संगीता ही है जो हम सबके लिए इतना सब कुछ सोच रही है, कर रही है। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गलत तो हम सब थे और हम सब ने बहुत बड़ी गलती भी की है संगीता को नीचा दिखाकर। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। संगीता का आलू प्याज पराठा बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता है और संगीता की बदौलत ही अब सबके हालात सुधरते हैं। पूजा और ज्योति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन पूजा की शादी एक अमीर घर में हुई थी और वहीं दूसरी तरफ ज्योति की शादी एक छोटे से गरीब घर में हुई थी। एक दिन तेज धूप में ज्योति पूजा के घर जाती है और एसी के आगे बैठ जाती है। पूजा ज्योति के लिए ठंडा पानी लाती है। अरे इतनी धूप में पैदल आने की क्या जरूरत थी? दीदी, अब मेरे पास गाड़ी तो है नहीं जो मैं एसी वाली गाड़ी में आराम से आ जाती। अब जब कुछ है ही नहीं तो मुझे पैदल ही आना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई, अब थोड़ी देर आराम करो। आज वो ऑफिस खाना लेकर नहीं गए हैं, मैं उन्हें खाना देने ही जा रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ दीदी, आप आराम से आओ। पूजा वहाँ से चली जाती है और ज्योति आराम से टीवी देखने लगती है। तभी कमरे से निकलकर पूजा की सास मालती आती है और ज्योति को देखकर कहती है। अरे ज्योति बेटा, तू यहाँ कब आई? नमस्ते माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी। पूजा दीदी को कुछ काम था इसीलिए वो बाहर चली गई। जाने से पहले मुझसे मिलकर ही गई हैं। हाँ, आज वो दीपक खाना नहीं लेकर गया है ना, तो बस उसे खाना देने ही गई है। अच्छा, आपको ये बताया क्या? ये बताया मतलब क्या है ज्योति बेटा तेरा? और कहाँ जा सकती है वो? हाँ माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। अब बता मुझे, तुझे क्या बताया तेरी बहन ने? वो पूजा दीदी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने गई हैं। मैंने तो उन्हें ये कहा था कि आपको भी ले जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि आपको नहीं लेकर जाना।
तभी तो झूठ बोलकर जा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए। क्या बहू ने ऐसा कहा तुझसे? माँ जी, मैं कोई आग तो लगाऊंगी नहीं अपनी ही बहन के घर। अब जैसी मेरी माँ है मेरे लिए वैसे ही आप भी हो, तभी आपको बता रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप मुझसे वादा करो, आप दीदी को कुछ मत बोलना। कभी कभी मन कर जाता है ना घूमने का, इसीलिए चली गई होंगी ना। ज्योति कहने को तो पूजा की बहन थी, लेकिन वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी बहन के घर में जहर घोलने के लिए। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर पूजा आती है। ज्योति, क्या कर रही हो तुम? क्या बताऊँ दीदी, हम तो इतने गरीब हैं कि फ्रिज तक नहीं हमारे घर में। दिन में ही खाना बनाया था, पूरा ख़राब हो गया गर्मी की वजह से, इसीलिए दोबारा बना रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो ना। चलो हम अभी फ्रिज लेने चलते हैं तुम्हारे लिए। क्या दीदी, तुम मुझे फ्रिज दिला रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। अब बातें बाद में, और चलो मेरे साथ। पूजा ज्योति को एक नया बहुत ही महंगा फ्रिज दिला देती है। ज्योति घर में फ्रिज देखकर बहुत खुश होती है। रात के समय ज्योति का पति संजय घर आता है। देखा आपने, पूजा दीदी ने हमें इतना महंगा फ्रिज दिलवाया है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अपनी बहनों से इतनी महंगी महंगी चीजें मत लिया करो। मैं क्या तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा हूँ? अरे जब मेरी दीदी को दिलदार बनने का इतना ही शौक है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ज्योति, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी अमीर बहन के एहसान लेना और तुम्हारा बार बार उनके घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे से तुम ध्यान रखना। ज्योति किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। कुछ दिनों बाद ज्योति बाजार से सब्जी लेकर आती है। तभी रास्ते में गाड़ी से आता पूजा का पति दीपक मिलता है और वो ज्योति को देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ज्योति, तुम सब्जी ले रही हो क्या? हाँ जीजा जी। सब्जी ले ली हो तो आ जाओ गाड़ी में। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है जीजा जी। हाँ ठीक ही है, अब बहुत पुरानी हो गई है, नई गाड़ी लूंगा अब दिवाली में। और जीजा जी बताइए, आपके और दीदी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों के बीच तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो कुछ दिनों पहले पूजा दीदी मेरे घर आई थी, काफी परेशान थी। क्या पूजा परेशान थी? लेकिन पूजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या जीजा जी, आप बिना? अरे आप लोगों की वजह से ही तो दीदी परेशान है। कह रही थी कि आपका कहीं चक्कर चल रहा है और माँ जी भी दीदी को मारती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में मामले में मैंने सोचा कि कहाँ मैं कुछ बोलूँ। घर में तो मामले से होते रहते हैं और थोड़ी बड़ी तो लड़ाई होती रहती है ना। ये सब बिल्कुल झूठ है, मेरा कभी भी कोई चक्कर नहीं है। और माँ पूजा को मारेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ तो पूजा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। यही तो मैंने भी कहा था ना उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये भी कहा था कि आप बाप भी नहीं बन सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा पूजा मेरे और माँ के बारे में इतना कुछ बोल सकती है। अच्छा हुआ ज्योति, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ज्योति अपनी बहन के ससुराल वालों को पूजा के खिलाफ भड़काती रहती है और धीरे धीरे पूजा के ससुराल में दरार भी आने लगती है। ऐसे एक दिन पूजा दीपक को गले लगाकर कहती है, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। दूर हटो पूजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दीपक, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मेरे तरफ ठीक से देखते भी नहीं हो और ना ही ठीक से बात करते हो। मुझसे कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब तुम मेरे साथ खुशी नहीं हो तो साथ रहकर क्या हो जाएगा? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ, और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? तुमने अपनी बहन को क्या बोला कि मैं बाप नहीं बन सकता? मेरा बाहर चक्कर है, मेरी माँ तुम्हें मारती है। क्या ज्योति ने तुम्हें ये सब कहा? पूजा को दीपक सब बताता है और कुछ देर बाद मालती भी सब कुछ बताती है जो बात ज्योति ने उससे कही थी। फिर तीनों ज्योति के घर जाते हैं जहाँ ज्योति अपने पति के साथ बैठी थी। अरे आप तीनों यहाँ एक साथ? दीदी आपने बताया भी नहीं। ज्योति, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के घर को तोड़ते हुए? तुमने मेरे ही ससुराल वालों को मेरे खिलाफ भड़काया। मैंने कब कहा कि मेरी सास मुझे मारती है? क्या हुआ ज्योति, बताओ ना अब वो सब जो अब तक तुमने हमें बताया था। आप भी क्या मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो? वो सब तो मैंने मजाक किया था। मेरी बहन तो इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तारीफ करते नहीं थकती हूँ। बस करो ज्योति, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन अब तुम मेरी नज़र और दिल दोनों से उतर गई हो।
ज्योति की सच्चाई पूजा के घर वालों के नज़र में आ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पूजा ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ देती है। ये सब देखकर संजय कहता है, ज्योति, तुम इस हद तक गिर जाओगी कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि तुम्हें अमीर होना है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारे मन में अपनी ही बहन के लिए इतनी जलन है। मुझे भी अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे घर से निकल जाओ। संजय भी ज्योति से अपना रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद ज्योति के पास बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।